नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज 2021 का आखिरी दिन है और मैं जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसके पहले एक माफ़ी मांगना चाहूँगा। कल का जो हिंदी वीडियो मैंने बनाया था शरद पवार पर और दुश्मन फिल्म के कव्वाली पर, उस वीडियो में मैंने कव्वाली साहिर लुधियानवी ने लिखी है ऐसे बोल रहा था, क्योंकि मैंने जो इंटरनेट पर सर्च किया था वो जो वेबसाइट आई थी उसमें साहिर लुधियानवी का नाम लिखा था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब ये वीडियो मैंने बनाया उसके बाद ओमकार चौधरी जो है OACN नेटवर्क, उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। उनके साथ एक वीडियो मैंने बोला था, इंटरव्यू जैसा मैंने बोला था, तो उसमें जब जिक्र आया इस दुश्मन फिल्म के कव्वाली का, तो वो तो सबसे पहले यानी शाम को 4-5 बजे पब्लिश हो गया था। उसके नीचे की कमेंट में 2-3 लोगों ने, मैंने जो देखा तो मुझे जानकारी दी कि मेरी गलती हुई है और वो कव्वाली आनंद बख्शी ने लिखी है, ना कि साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी ने। तो मैंने जब पब्लिश होने के पहले नीचे कमेंट में उसका खुलासा कर दिया था कि भैया मेरे तरफ से गलती हो गई है और मुझे माफ़ करें। तो आज मैं वो माफ़ी फिर से मांगता हूँ वीडियो में, क्योंकि गलती है वो मानने से हम सुधर जाते हैं। अगर गलती नज़रअंदाज की जाए या उसके पीठ कर दी जाए उसके तरफ, तो हम अगली गलती करते हैं और मुझे ये मंजूर नहीं है। गलती है तो गलती है, उसके लिए माफ़ी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो कव्वाली आनंद बख्शी की है उस पर मजरू सुल्तानपुरी का नाम लगाना गलत था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उस कव्वाली की बात जो थी वो मैं फिल्म पर नहीं बोल रहा था, मैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर बोल रहा था और उसका जो आशय और विषय है वो बिल्कुल शरद पवार जी के राजनीति से मिलने वाला है, इसलिए मैंने वो जिक्र किया था। ठीक है, आज फिर से मैं शरद पवार जी पर बोलने वाला हूँ। इसका कारण ये है कि मैं देख रहा हूँ हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, बिगर मराठी जो मीडिया है उसमें शरद पवार के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही है। क्या शरद पवार अपना मोर्चा बदलने वाले हैं? जिस ढंग से 2 दिन पहले इन्होंने पुणे में एक मराठी डेली के कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, समारोह में, इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसमें बड़ी तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी की, तो क्या शरद पवार पाला बदलने वाले हैं? महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है वो तोड़कर शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे क्या? इस पर चर्चा हो रही है कुछ न, या पवार डरे हुए हैं क्या? बात क्या हो गई अचानक कि पवार साहब ये मोदी की तारीफ के पुल बांधने लगे, तो हुआ क्या है? ये बहुत सारे हिंदी मीडिया में वगैरह मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा इस पर थोड़ा खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब जो रिपोर्ट आ रहे हैं, खबरें आ रही है, वो भटकी हुई है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बात मानी जाती है कि भैया पवार तो बहुत पॉलिटिकल है और ये तो बड़े धूर्त है, चाणाक्ष है, तो वो कुछ गेम करते हैं हमेशा, ऐसा माना गया। करते हैं कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं फंसाते हैं। और इसलिए क्या शिवसेना को सरकार बनाने में फंसाकर खुद पवार फंस गए और अब खुद को संभालने के लिए, सिक्योर करने के लिए बीजेपी को फंसाना चाहते, मोदी जी को अपने शिकंजे में लेना चाहते, क्या करना चाहते? अचानक ये मोदी जी के तारीफ पे पुल क्यों बांध रहे, इतनी तारीफ क्यों कर रहे?
कि भाई इतना अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह जो तारीफ हो रही है, इसका कारण क्या है? तो कारण, रेफरेंस अगर पक्के हो आपके, इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। पहली बात है कि 15 दिन पहले, शायद 10-12 दिन हो गए, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आए थे। वहाँ उनकी सहकारिता परिषद में उनका भाषण हुआ था, इंटरेक्शन हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन वो पुणे में थे और पुणे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रैली था। उस रैली में भी उन्होंने एड्रेस किया और इस दौरान पुणे के रैली में उन्होंने शिवसेना बीजेपी की अलायंस टूटी तो क्यों टूटी, उस पर मानो तो पहली बार चर्चा की। हाँ, इसके पहले साधारण मुझे लगता है 10 महीने 11 महीने पहले कोंकण में नारायण राणे के कुछ प्रोग्राम में वो आए थे। वहाँ अमित शाह बोले थे कि मैं कभी बंद कमरे में बात नहीं करता, तो शिवसेना जो बोलती है बोलने दो, लेकिन बंद कमरे में मैंने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया था। जो करता हूँ ओपनली करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, इतना ही जिक्र किया था। लेकिन पुणे के रैली में बोलते वक्त उन्होंने शिवसेना पर दगाबाजी का हमला कर दिया कि शिवसेना ने चुनाव के रिजल्ट होने के बाद दगाबाजी की है, ये बोल दिया। और उसके बाद आप ध्यान से देखें तो अचानक शरद पवार जी खबरों से गायब हो गए थे, उनकी खबरें आना बंद हो गया था। उस पर भी मैंने एक मराठी में वीडियो किया था कि अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद पवार क्यों ठंडे पड़े, इस पर मैंने वीडियो किया था। तो अब वो बोलने लगे और बोलते तो भाषा बदल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस दरमियान यानी अमित शाह पुणे में आ गए, उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया कि भाई शिवसेना ने हमें दगा दिया है और जिनको जनता ने नकारा था उनके साथ गवर्नमेंट बनाई है। एक तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि इसी दरमियान फिर से गवर्नर और महाविकास आघाड़ी सरकार, इनमें बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया। और जिस ढंग से एक छोटी सी बात के लिए गवर्नर अड़े बैठे और महाविकास आघाड़ी के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को नाक रगड़कर शांत रहना पड़ा। और आपको याद होगा तो इतनी तलवारें निकाली गई थी म्यान से, लेकिन वो तलवारें फिर म्यान में डालनी पड़ी क्योंकि शरद पवार जी ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को बोला कि शांत हो जाओ, अभी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हट जाओ। और पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी की पलटन पीछे हो गई। ये विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने रूल बदला था और वो रूल जो है उसको राज्यपाल का सैंक्शन चाहिए था। और ये जो चुनाव होने वाला है उसका जो टाइमिंग है, प्रोग्राम है, उसके लिए भी राज्यपाल की मान्यता ज़रूरी थी और वो मान्यता देने में अड़ंगा हो गए या राज्यपाल ने उसका इनकार किया कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये संविधान की तहत नहीं है। अब एक बात होती है कि कुछ बातें जो होती है वो संविधान के तहत है या नहीं है, ये तय करने वाला कोई तो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मामला सीधा कोर्ट में चला जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर या स्टेट की एक गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हम बोलते हैं इसी ढंग से संविधान है और संविधान का मतलब यही है, जो आशय हम बता रहे हैं वही है, और अगर राज्यपाल नकार देता है तो संघर्ष खड़ा हो जाता है और उस पर कोई रूलिंग आने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बात सीधी थी कि राज्यपाल अड़े बैठे थे कि इतनी जल्दी में रूल बदलकर सभाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर भी खड़े हो गए कि नहीं, हम तो कर लेंगे। लेकिन इसमें जो डिस्प्यूट पैदा होगा तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद भी या उसके पहले भी राज्यपाल कुछ भी कर सकते हैं। इसका ध्यान सबसे पहले शायद शरद पवार जी को आ गया और उन्होंने बोला कि रुक जाओ, चीफ मिनिस्टर को बोला रुक जाओ।
तो इसका कारण सिर्फ राज्यपाल के अधिकार नहीं है, उसके पहले ये सब जो महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन सत्र चल रहा था, उसके पहले अमित शाह देश के होम मिनिस्टर पूना में आए थे और उन्होंने जो बातें कही थी उसका ध्यान सिर्फ एक नेता को था, उसका नाम शरद पवार है। और वो जानते थे कि जिस ढंग से कठोर भाषा में अमित शाह ने पुणे की रैली में अपना संबोधन किया है, उस ढंग से वो लड़ाई के मूड में है। और जब सेंट्रल का होम मिनिस्टर लड़ाई के मूड में होता है तो उसका सबसे बड़ा साधन या औजार गवर्नर या राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ने सब विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में लगाया जो अड़ंगा है, वो सिर्फ राज्यपाल कोश्यारी का नहीं बचता, तो जो समझने वाले हुए वो समझते कि शायद होम मिनिस्टर इसमें कुछ कर रहे हैं। और इस डर से महाविकास आघाड़ी पीछे हट गई, उन्होंने चुनाव नहीं किया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, खबरें तो सामने आ गई कि पवार साहब ने इंटरवेन किया, चीफ मिनिस्टर को बोला रुक जाओ। अब ये बात है कि अचानक से जो पवार साहब एक महीने पहले तक बीजेपी के खिलाफ इतनी बातें कर रहे थे, ममता के साथ मिलकर मोदी जी को अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, यूपीए या ममता की नया मोर्चा इस पर चर्चा हो रही थी, और बीजेपी को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा चल रही थी। वो सब बातें भूलकर या छोड़कर पवार साहब अचानक मोदी की तारीफ क्यों करते? तो इसका कारण हम अमित शाह की पुणे रैली में देख सकते हैं कि अमित शाह अगर 2 साल चुप बैठे और आज अचानक पुणे रैली में बोलते हैं तो वो कुछ करने की मूड में है, ये शायद पवार साहब समझ गए। और पवार साहब अब डर गए और उन्होंने बात क्या की है कि असल में तो हमें बीजेपी के साथ आने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी थी। बात क्या है समझ लो, बात क्या है। अमित शाह बोलते हैं कि शिवसेना ने हमको दगा दिया, और उस पर एक हफ्ते के बाद पवार साहब बोलते हैं कि बीजेपी के साथ आने के लिए एनसीपी को ऑफर थी, लेकिन वो हुआ नहीं। यानी वो सूचित कर रहे हैं कि आज भी हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये सिग्नल अभी ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये सिग्नल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे को दे रहे पवार साहब सिग्नल, या अमित शाह को सिग्नल दे रहे कि भाई मैंने तो तारीफ कर दी है मोदी की, हम कभी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसा कोई सिग्नल उद्धव ठाकरे शरद पवार दे रहे? शायद शरद पवार को डर लगा है, बहुत डरे हुए, क्योंकि इतिहास में पहली बार शरद पवार जी के जो फैमिली मेंबर्स है, रिश्तेदार है, उनकी कंपनियां ढूंढ कर, हर छोटी मोटी कंपनी और छोटा मोटा रिश्तेदार ढूंढकर उनके जो कारोबार है, उनके जो बिजनेस है, उनकी जो कंपनियां हैं, उस पर आईटी की रेड हुई है। मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक और धुलिया तक, पुणे में तो है ही, हर जगह पवार फैमिली के जो रिश्तेदार है उनकी बिजनेस कंपनियां ढूंढकर उस पर रेड हुई है। और उससे पवार एम्पायर जो है, पवार फैमिली का जो एम्पायर, उसकी जड़ें हिल गई है। और इसलिए पवार साहब के समझ में नहीं आ रहा है अब इधर जाऊं या उधर जाऊं। पवार साहब की हालत, मेंटल हालत ऐसी है कि वो सोच में पड़ गए कि क्या करूं, अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। ये एक कोई फिल्म का गाना है, मुझे याद नहीं, लेकिन लाइन ही याद है। तो इस ढंग की पवार साहब की आज हालत है कि वो समझ नहीं पा रहे कि अपनी राजनीति इसी ढंग से चलाए या अपना जो पॉलिटिकल बिजनेस एम्पायर है
वो कैसे बचाए, इधर जाने से बचेगा या उधर जाने से टूटेगा। एक जगह तो है, एमवीए उन्होंने बनाई है, महाविकास आघाड़ी बनाई है, जिसमें बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। लेकिन वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर पवार एम्पायर को धोखा पैदा कर रहा है तो क्या एम्पायर गंवाने की तैयारी पवार साहब ने रखी है? आज तक ये होता रहा, पवार साहब कहीं भी जाए सबको दोस्त मानते थे, लेकिन जो अपनों उन्हें चाहिए वही करते थे। लेकिन पहली बार ऐसी हो गई कि सत्ता बदल नहीं हुआ तो पहली बार पवार साहब के एम्पायर के जड़े किसने हिलाई है। अब ये कौन है ये तो आप जानते हैं, अनिल देशमुख अंदर है, इनके रिश्तेदारों के घर पे छापे पड़े हैं, अभी भी मामला चालू है। तो इसलिए इनके समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या बीजेपी के साथ जाऊँ या शिवसेना के साथ रहूँ या कांग्रेस को छोड़ चिट्ठी देना है, समझ नहीं पा रहे, किसको तलाक दे, किसके साथ संसार चलाए। तो इसलिए हालत ऐसी है कि मुश्किल में है, किधर जाऊँ। देखते हैं हम लोग कि अगले कुछ महीनों में पवार साहब क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या रंग दिखाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, वो बड़ी दुविधा में है, वो समझ नहीं पा रहे कि राजनीति किस करवट बैठने वाली है, किस दिशा में जाने वाली है और उसमें अपना सर्वाइवल कैसा होगा। पवार फैमिली और पवार फैमिली का पॉलिटिकल बिजनेस कैसे बचा सकते हैं, इस दुविधा में शरद पवार फंसे हैं। इसलिए वो तारीफें भी कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।